नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ आफरीन। विस्तारवादी चीन के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक करार किया है। आपको बता दें कि समझौते पर रक्षा सचिव अजय कुमार और जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने बुधवार को हस्ताक्षर किए। वहीं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समझौते में करीबी सहयोग के लिए रूपरेखा बनाने, सूचना के आदान प्रदान और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की बात की गई। उन्होंने कहा कि ये समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों के आदान प्रदान के लिए निकट सहयोग की रूपरेखा को सक्षम बनाता है, जिसके चलते भारत ने इसी तरह का समझौता अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ 2016 में किए गए लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत भारत को रिफ्यूलिंग और जिबूती, दायेगो, गार्शिया, गोम और सुबिक बे स्थित अमेरिकी सैन्य बेसों तक पहुंच की सुविधा मिली है। लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच अंबाला के आसमान में राफेल विमानों की गर्जना ने चीन और पाकिस्तान को चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि इन अत्याधुनिक युद्धक तकनीक वाले विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद चीनी J-20, पाकिस्तानी JF-17 और F-16 लड़ाकू विमानों की चमक फीकी पड़ गई है। वहीं 3700 किलोमीटर की रेंज वाले मल्टी रोल राफेल विमान पड़ोसी देशों के लड़ाकू विमान पर हर मामले में भारी पड़ेंगे। वहीं राफेल के मुकाबले के लिए चीन के J-20 और पाकिस्तान JF-17 को उतार सकते हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति में पड़ोसियों के दोनों ही विमान टिक नहीं पाएंगे। बताया जा रहा है चीनी J-20 मुख्य रूप से लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल कई अन्य कामों के लिए भी उपयुक्त है। साथ ही J-20 की मूल मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है, जैसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 2 जगह आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पहला मामला जमोली गांव का है, जहां 4 युवक नित्य क्रिया के लिए घर से बाहर गए हुए थे, जहां आकाशीय बिजली गरजती देख चारों युवक एक छत के नीचे छिप गए। वहीं छत पर बिजली गिरने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आनन फानन में दोनों युवकों को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरा मामला सकलडीहा क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है, जहां किसी काम से 2 महिलाएं घर से बाहर गई हुई थी। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद परिजनों को जानकारी मिलते ही परिजन दोनों महिलाओं को जिला चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सक ने दोनों महिलाओं को उपचार के लिए भर्ती कर लिया है। सामान्य है। हम यहाँ ग्राम जसौली के क्षेत्रीय लेखपाल हैं। अच्छा, घटना कैसे हुआ, कब हुआ? घटना सुबह 8 बजे की है लगभग। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से लगभग 4 लोग वहाँ गए हुए थे शौच के लिए। वहाँ मंदिर के पास बैठ के अपना तभी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और 2 लोग घायल हो गए और 2 लोग मौके पर ही मृत्यु हुई। अच्छा, आप लेखपाल हैं? हाँ। तो प्रक्रिया सब चल रही है? हाँ, प्रक्रिया सब चल रही है। 2 लोगों का पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया चल रही है और 2 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो 2 लोग की हालत कैसी है? 2 लोग सामान्य। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि धानापुर के हेतमपुर गांव में लूट की वारदात हुई थी, जिसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धानापुर के सिंघावल नहर पुलिया से लूट के जेवर लेकर बदमाश निकल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तभी एक्शन लेते हुए घेराबंदी की और 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से लूट के जेवर बरामद कर लिए हैं, साथ ही संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। बरामद हुई है। सर, ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं?
ये तीनों धानापुर क्षेत्र के कवई पहाड़पुर गांव के रहने वाले हैं और दोनों चोरियों में इन्होंने जो है स्वीकार किया कि उनके द्वारा की गई है और भी इनके द्वारा पहले का भी एक दो मुकदमे चोरी के संबंध में ही लिखे गए हैं धानापुर और दीना में। तो इस तरह से ये घटना का अनावरण हुआ और माल की बरामदगी हुई। क्या कार्रवाई की गई? अब इनको इन मुकदमे में जो है गिरफ्तार करके और 315 का एक मुकदमा लिखा गया। गोंडा पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुठभेड़ के दौरान पुलिस और स्वाट टीम ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल जनपद के कर्नलगंज कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम गश्त पर निकली थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना मिली कि शीशा मऊ नहर पुलिया के पास कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में अपराध की योजना बना रहे हैं। तभी पुलिस ने दबिश देकर मुठभेड़ के दौरान 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तलाशी के दौरान उनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस और 1 अपाचे गाड़ी भी बरामद की गई। वहीं पूछताछ के दौरान बदमाशों ने कर्नलगंज के एक हार्डवेयर व्यापारी से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले को भी कबूल किया। इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में फिरौती मांगने जैसी कई संगीन जुर्म कबूल किए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना कर्नलगंज पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा मुठभेड़ में 5 शातिर अभियुक्तों को डकैती योजना बनाते समय गिरफ्तार किया है और इन अभियुक्तों से पिस्टल, 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये रज्जू खां, फैजल खां, हसनैन खां, नासिर खां और मुर्शीद आलम ये थाना कटरा बाजार अंतर्गत निंदूरा खंदूरी गांव के रहने वाले हैं और इनका एक शातिर गैंग है ये और इन्होंने 2 घटनाओं का भी कबूलनामा किया है। एक सितंबर को कस्बा कर्नलगंज के प्रसिद्ध व्यापारी जो कि हार्डवेयर के व्यापारी हैं, इनको इन्होंने कॉल करके रंगदारी के 50 लाख रुपए मांगे थे और इस घटना का अभियोग पंजीकृत है। और इसके अतिरिक्त कटरा बाजार के एक व्यक्ति से भी पिछले वर्ष अक्टूबर में इन्होंने 10 लाख की रंगदारी मांगी थी। ये लुटेरे और डकैत टाइप के अपराधी हैं और इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में हुई व्यापारी कैलाश दीक्षित की हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि ब्राह्मणवाद का मुद्दा लेकर विपक्षी दल प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं, जिसके बाद इसी रणनीति के तहत आपके प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह मृतक व्यापारी कैलाश दीक्षित के घर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। वहीं संजय सिंह ने इस अवसर पर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लूट, बच्चियों के साथ दुष्कर्म सुर्खियां बन रही हैं। वहीं उन्होंने कैलाश दीक्षित के परिजनों की सुरक्षा की भी मांग की और पुलिस प्रशासन की जमकर आलोचना की। इसमें आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या, ये एक आम घटना हो गई है। यानी आप अखबार उठाकर देखेंगे तो रोज़ अखबार की सुर्खियां इसी तरह की घटनाओं से भरी पड़ी हुई है। ये जो घटना हुई है, जो कुछ भी जानने को मिला उनके पुत्र से, विनय जी से, बहुत ही दुखद हादसा है। इनके पिताजी कैलाश नारायण दीक्षित जी, उनकी निर्मम हत्या की गई और साजिश के तहत उनको बुला के 5 लोग इस हत्या में शामिल थे,
2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी में भी इन्हीं के परिवार के लोगों की भूमिका रही, इन्हीं लोगों ने उनकी गिरफ्तारी करवाई। पुलिस क्या कर रही है? 3 हत्यारे अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 3 लोग जो नामजद हैं हत्या में, वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए तत्काल। अब अगर 2 नामजद जो अभियुक्त हैं वो अगर गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। बाकी जो लोगों के नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। एकदम एकांत जगह में रहते हैं, शिक्षक हैं, पिताजी इनके पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे, तो अब इनके परिवार में 2 बच्चियां हैं, इनकी पत्नी हैं, ये अकेले हैं। इनके भाई का पहले देहांत हो चुका है, माताजी का पहले देहांत हो चुका है, अब अकेला इनका परिवार है। तो इनको पुलिस की सुरक्षा भी चाहिए जिससे आगे कोई इनके साथ घटना न घटित हो सके। और दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूँ और मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ तो मुझे रोज़ नए मुकदमे से नवाज दिया जाता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है? जहाँ आप देखिए, नवरेंद्र मिश्रा से लेके, प्रभात मिश्रा से लेके, खुशी दुबे से लेके, विक्रम जोशी से लेके कैलाश नारायण दीक्षित तक ब्राह्मणों के साथ हत्या की घटनाएं पूरे प्रदेश में जैसे बाढ़ आ गई। राजकिशोर पांडे की हत्या हो या 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया प्रतापगढ़ में, ये रुकेगा कब? थमेगा कब? कब जागेगी योगी सरकार? तो इसलिए ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की स्थिति है। अब आए दिन आप देखिए पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर इनके मामले में जल्द गिरफ्तारी नहीं होती तो हम लोग इसको बहुत मजबूती के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। इनको कानूनी जो मदद होगी उसमें हम इनकी सहायता करेंगे। इनके परिवार को सुरक्षा और सरकार की ओर से उचित मुआवजा मिलना चाहिए और अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। 2 अभियुक्त, बताइए, कल इन्होंने समय से सूचना दे दी। अभी मैंने पूरी जानकारी ली इनसे। इन्होंने समय से बता दिया कि मेरे पिताजी कब वहाँ गए थे और 5 बजे के बाद से इनको ये शंका हुई। 7-8 बजे तक इन्होंने सूचना दे दी और पुलिस इंतज़ार करती रही हत्या होने का। पुलिस उन अभियुक्तों को समय पर पकड़ नहीं पाई, पता नहीं लगा पाई, और जो मेन अभियुक्त है वो साथ में घूम रहा था 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक। बाद में उसके ऊपर शंका हुआ इनको। तो जब सीधा ये मामला था कि एक चावल मिल में वो गए थे और उसके मालिक ने पैसे के लेन देन के कारण उनकी हत्या की और समय पे पता चल गया, बावजूद इसके पुलिस ये घटना रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही। और जो अभियुक्त हैं अभी भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से इस दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कैलाश नारायण दीक्षित जी जो एक नेक और अच्छे इंसान थे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इनके ऊपर जो ये अपार कष्ट पहुंचा है, अपार कष्ट पड़ा है, उसको सहन करने की शक्ति ईश्वर दे इनको। हम लोग पूरी तरह से इनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और इनकी न्याय की लड़ाई में हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नोएडा के कोतवाली सेक्टर 39 इलाके में स्थित सेक्टर 44 के एक गेस्ट हाउस में काम करने वाले एक युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया में मामला आत्महत्या का ही नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस हर बिंदु से जांच करने की बात कह रही है। चंदौली में धानापुर थाना क्षेत्र के ग्राम के निवासी एक जवान की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेना के कर्नल ने परिजनों को मृतक जवान की सूचना दी और बताया कि मृतक को बाथरूम जाते समय हार्ट अटैक आ गया, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जब मृतक का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजन प्राइवेट एम्बुलेंस देखकर आक्रोशित हो गए, क्योंकि जब कोई जवान शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर सेना के वाहन में आता है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने मृतक का शव धानपुर थाना चौराहे पर रखकर करीब 7 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद सेना के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि शहीद जवान की अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ होगी और परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद जाम खोला गया।
चाहते हैं कि अगर उनका वो नहीं हुआ है हार्ट अटैक तो हुआ क्या, हमको उसका जवाब दें। सही से हमको जानकारी तो हुआ है क्या उनके साथ। उनके द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि नहीं, उनका जो है मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक से दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। इससे पहले तो कभी ऐसी शिकायत नहीं हुई थी। हमारी शादी हुए हो गया 25 साल के आसपास। तो फिर पीएम रिपोर्ट के अलावा फिर आप आखिर किस बात पे भरोसा करना चाहती हैं? जैसे उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट में इस तरह की बात है, तो आप इस पर आपका क्या कहना है? हमें इस पर विश्वास नहीं है कि उनका हार्ट अटैक हुआ, हमें इसमें साजिश लग रही है। तो आपको बता दें कि चंदौली में सेना में तैनात चंदौली निवासी जवान की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, जिसके बाद फतेहपुर में गुरुवार को जिला प्रशासन ने पिछले काफी दिनों से मिल रही शहर के 2 होटलों के खिलाफ शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक शहर के सागर होटल और बॉम्बे लॉन्ज की शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर एसडीएम और सीओ की अगुवाई में पुलिस ने दोनों होटलों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनकी होटल में रुकने की कोई भी एंट्री ही नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित मामले में होटल संचालकों पर कार्रवाई की, साथ ही होटलों को सीज कर दिया। फतेहपुर में बॉम्बे लॉज होटल और सागर होटल की शिकायतें मिल रही थी कि इनके द्वारा जो ग्राहक रुकाए जा रहे हैं उनकी सही आईडी नहीं रखी जा रही है और शिकायतें तो अन्य अनैतिक कार्यों की भी थी। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी शहर के साथ आज हम लोगों ने छापा मारा दोनों होटलों में। तो इनकी जो शिकायतें थी उसमें अधिक शिकायतें सही पाई गई। जितने इनके रजिस्टर में दर्ज ग्राहक है उतने आईडी इनके पास नहीं है। वहाँ सागर होटल में जो आदमी एक रुका था उसका नाम तक दर्ज नहीं था। जो आईडी है उसमें जो दूरभाष नंबर है, कतिपय दूरभाष नंबरों पर बात की गई, वो नंबर पर ग्राहक बताया हम साहब कभी इस होटल में रुके नहीं। तत्क्रम में इस होटल को अभी सील किया जा रहा है, जांच करके आगे की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, गलत तरीके से रहते हैं, उनकी आईडी वगैरह जो है नहीं रहती, एंट्री नहीं की जाती रजिस्टर में। और फिर अब हम लोगों को सूचना मिली तो आज आकर हम लोगों ने चेक किया तो मौके पर जो लोग पाए गए उनमें से केवल एक ही व्यक्ति का रजिस्टर में नाम अंकित था, अन्य लोगों का नाम और आईडी नहीं पाया गया। हमीरपुर में सरकारी सिस्टम की पोल खोलने वाला एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सुमेरपुर ब्लॉक के धुंधपुर गांव में एक 50 साल की वृद्ध महिला शौचालय में रहने को मजबूर है और इस महिला ने छोटे से शौचालय को ही अपना आशियाना बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बेसहारा महिला ने शौचालय में ही अपना सारा घरेलू सामान रखा हुआ है, साथ ही खुले में खाना बनाती है और खाती है। महिला को अभी तक कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली है और ना ही मामले में शासन प्रशासन की नजर पहुंची है। गांव के लोगों का कहना है कि इसको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली है, जिसके चलते ये बूढ़ी महिला शौचालय में रहने को मजबूर है और खुले में खाना बनाती है। अब ऐसे में साफ देखने को मिल रहा है कि तमाम सरकारी योजनाएं और घोषणाएं जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और आम लोगों को इनका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी सर, रहती है लेकिन खुले में रहती है सर। इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं, इसके रहने के लिए वतन नहीं है, बनाने खाने के लिए एक जगह नहीं है, न पढ़ने रहने के लिए सर। इसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, न प्रधान सुनता है, न कोई सरकारी सुन रहा है। खुले में रह रही हूँ, घर नहीं, मकान नहीं है, पानी बरसते तो खुदी में बैठ रहती है, खुले में खाना नहीं बना पाती, भूखी गिरती रहती है। थोड़ो है कि तो वहाँ भी विधवा पेंशन कहाँ मिला थे, नहीं मिला कुछ कोटा में मिला थे दाना, तो वापस शहरी भर में देते वो में कम मिला था। पति का मन के दिन हुई गया 8-10 साल थे, क्या ज्यादा हुई गई। पेंशन का काटो पेंशन न बनी, हाँ नहीं क्या काटो न बनी तो पेंशन कहाँ से बनेगी? मकान काटो न बनी।
मकान आवास कुछ नहीं मिला? मकान मिलो तैसे गिरे में पड़ी रात में दिल करते पानी में। उसका कारण है कि ना वो किसी इतने बार जो है एनजीओ के माध्यम से और तमाम उनके माध्यम से सरकारी वो आधार कार्ड बनना और जो है राशन कार्ड, उसमें तो कहीं वो जाना नहीं चाहती है, जाती भी नहीं है ना किसी को, इतना वो अपने को भक्त मानती है। कुछ है मेरी समझ में दिमागी भी वो है, तो ना किसी का छूती है ना किसी का छुआ हुआ खाती पीती है। तो वो वहाँ तक विद्यालय में पंचायत भवन में कई बार डिग्गी पिटा के ये सब चीज़ें हुई, लेकिन वो कहीं नहीं जाती। तो कोई आवास नहीं, एक शौचालय में रहने को मजबूर है। शौचालय तो बनवाया गया था, मैंने उसमें नाम वाम कुछ नहीं था, अपने उस तरफ से मैंने जो है बोले कि बनवा दीजिए, इसे बहुत दिक्कत है, तो हमने बनवा दिया था उसको। और ये था कि आवास के लिए, आवास में जब ये जियो टैग होता रहा, ब्लॉक से आते रहे हैं, तो उसके पास ना आधार कार्ड है ना कुछ नहीं है, ना तो बगैर उसके जो है तो कोई जियो टैग भी नहीं होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द लोकमंच न्यूज़ पर।